जी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डू सम एमसीक्यूज इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है आपका 16 अगस्त को जो एग्जाम है उसके लिए हम कुछ प्रिपरेशन करेंगे कुछ एमसीक्यूज में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यूट्रोफिकेशन मींस, तो आपको यूट्रोफिकेशन का मतलब क्लास में भी डिस्कस किया था। क्या होता है आपके सामने ऑप्शंस है। थर्मल चेंज इन वाटर, फिलिंग अप वाटर बॉडीज विद एक्वाटिक ड्यू टू एक्स्ट्रा न्यूरिशमेंट। तो फिलिंग अप वाटर बॉडीज विद एक्वाटिक ड्यू टू एक्स्ट्रा नरिशमेंट होने के कारण, और एक्स्ट्रा नरिशमेंट क्यों होता था? क्योंकि कुछ हम पॉल्यूटेंट प्रोडक्ट जो डीडीटी वगैरह में मिला देते थे उसके अंदर। ऑप्शन सी है सॉलिड वेस्ट, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन बी, फिलिंग ऑफ वाटर बॉडीज विद एक्वाटिक ड्यू टू नरिशमेंट। ये आपका था एग्जाम्पल, इसका आंसर था। तो आपने क्लास में भी डिस्कस किया था इसको। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मींस, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, या फिर पॉल्यूशन कैपेसिटी ऑफ एफ्लुएंट। तो इसमें क्या आएगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? जब वाटर बॉडीज के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है, इसका ऑप्शन डी है। जो माइक्रोब्स डिकम्पोज के लिए रिक्वायर होती है उनको ऑक्सीजन, माइक्रोब्स को डिकम्पोज के लिए वाटर बॉडीज में जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, द मेन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक इज। तो मेन कंपोनेंट क्या होगा? द मेन कंपोनेंट फोटोकेमिकल स्मोक इज ऑक्सीजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज, डिफॉरेस्टेशन जनरली क्या करता है बताएं? डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज, या फिर हम पेड़ों को काट रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है? रेनफॉल डिक्रीज बोला है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे डिक्रीज बोला है, वर्ड है डिक्रीज। तो सॉइल इरोजन क्या होता है? इंक्रीज होती है। ड्रॉट यानी सूखा, जैसे हमारा जो अगर हम देखेंगे जो ड्रॉट है, ड्रॉट क्या होता है? इंक्रीज होता है हमारा सॉइल क्या ना होने से, और हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी? इंक्रीज होगा। और हमारा जो है सॉइल इरोजन, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन, ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? अगर हम पेड़ों को काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो डिक्रीज बोला है। तो लेकिन डिफॉरेस्टेशन करने से रेन सॉइल इरोजन इंक्रीज होगा, ड्रॉट भी इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होगा, राइट। क्लियर हुआ आपको? सॉइल इरोजन इंक्रीज होगा, ड्रॉट भी इंक्रीज होगा, और ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होगा। तो डिक्रीज क्या होगा हमारा? रेनफॉल। तो रेनफॉल हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा, बाकी सारी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसमें रेनफॉल आएगा। डिफॉरेस्टेशन करने से पेड़ों को जितना काटेंगे तो रेनफॉल कम हो जाएगी हमारी, ये डिक्रीज हो जाएगी, और बाकी सारी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। इसलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। चलिए आइए, द टर्म अल्फा डाइवर्सिटी रेफर टू, अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा बीटा गामा, ये बार देख लीजिए। इसका हमने क्या आंसर पढ़ा था? कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होता है। इसको आप एक बार ये चेक, ये पढ़ लीजिएगा। इसका मैं आपको ये दिखाता हूँ। हाँ, अल्फा बीटा गामा जो बताया था 1972 में डेफिनेशन वगैरह दी गई थी, एक बार इसको देख चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? dash is defined as an ecological state of a species being unique to a specific geographic locations। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी खास लोकेशन पे कोई खास स्पीसीज होती है तो उनको क्या बोलते थे हम? एंडेमिक स्पीसीज बोलते थे। ठीक है, इज डिफाइंड एज इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ स्पीसीज बीइंग यूनिक इन स्पेसिफिक ज्योग्राफी। जैसे व्हाइट एलिफेंट हो गए, कहीं पे कुछ हो गए, तो जो यूनिक है, जो खास किसी विशेष जगह पे पाए जाने वाले लोग चीजें होती हैं, उसकी डेफिनेशन लिखी है। वो एंडेमिक स्पीसीज होते हैं जो खास जगह पे, जैसे व्हाइट एलिफेंट या फिर कोई और भी काफी सारे एग्जाम्पल हम इसमें बता सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 5 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? स्कूल में भी हमने सेलिब्रेट किया है, बताइए। 5 जून इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, है ना? बताएं, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे होता है उस दिन, या फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है, जैसे इसमें लिखा है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बताएं, इन्वायरमेंट डे होगा। क्या होगा? 5 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं? इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन, इकोलॉजिकल पिरामिड दैट इज ऑलवेज अपराइट।
तो जो अपराइट एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी वाला ही पिरामिड होता है, वो अपराइट होता है। बाकी मैं आपको दिखा दूंगा कि जो दूसरा डाउनवर्ड भी होता है एक, ठीक है, वो भी बता दूंगा आपको मैं नेक्स्ट उसमें। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, हमेशा अपराइट होता है इकोलॉजिकल पिरामिड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कहाँ पे होते हैं, आपको बताओ, फॉरेस्ट, डेजर्ट या फिर आपका ओशियन या माउंटेन। सबसे स्टेबल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ होता है, हमारा ओशियन में होता है। फॉरेस्ट में भी नहीं होता, डेजर्ट में भी नहीं होता, क्योंकि काफी सारे टेम्परेचर या चेंजेस आते रहते हैं, बट थोड़ा सा जो है ओशियन में, ओशियन वाला स्टेबल होता है, राइट। डेजर्ट में क्यों नहीं होता भाई स्टेबल, डेजर्ट में नहीं होता, फॉरेस्ट में नहीं होता, ठीक है, माउंटेन्स में भी नहीं होता स्टेबल, बट जो हमारा एक्वाटिक जो है ओशन है, वहां पे हमारा इकोसिस्टम थोड़ा सा स्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज का यूवी मतलब यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज बताता है, इज गेटिंग डिप्लीटेड मोस्ट ऑफ द एडिशंस। मतलब कि एटमॉस्फेरिक जो ओजोन लेयर है ना आपकी, ओजोन लेयर जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज ए बी सी जो मतलब इस तरीके से रेज से बचाता है, वो किससे नुकसान हो रहा है उसको, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, या कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से, सल्फर से। वैसे हो तो काफी ज्यादा सबसे रहा है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का योगदान सबसे ज्यादा है उसमें, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है इसमें, राइट। हमने ये चीजें डिस्कस भी करी थी क्लास में, ओजोन लेयर डिप्लीशन वाला जब टॉपिक करा था, तब हमने क्लास में डिस्कस किया था कि ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन से को करने में कौन कौन सी रीजन है, तो उसमें CFC जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, उसके कौन कौन से रीजन है, ये भी हमने पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिक ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। बायोलॉजिकल कम्युनिटीज को अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है सारे ही करते हैं, न्यूट्रिशन अवेलेबल न्यूट्रिशन, यहाँ पे प्रिसिपिटेशंस हो गया, प्रिडिक्शंस हो गया, प्रीडेशंस और कंपटीशन, है ना, ये सारी चीजें, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोलॉजिकल आर करेक्ट। प्लीज एक बार इसको रीड कीजिए आप सारे स्टूडेंट, और इसका आंसर, करेक्ट आंसर तो ऑप्शन डी है, ठीक है। डिट्रिस डिट्रिस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम, तो कहाँ से, डेड ऑर्गेनिक जो होता है उससे हम जो करते हैं, डिट्रिस फूड चेन स्टार्ट होता है वहाँ पे, राइट, ठीक है। ये यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, ग्रेजिंग फूड चेन और डिट्रिस फूड चेन के बारे में हमने आपको डिस्कस किया था क्लास में, वही चीज मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया, प्लीज आप एक बार रीड करके जाइएगा एग्जाम से पहले। Who coined the term acid rain? एसिड रेन को किसने कहा था, मतलब किसने डेफिनेशन दी थी एसिड रेन को, किसने पहले डिफाइन किया था, तो हमारे रॉबर्ट अंगस स्मिथ थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। द डैमेज कॉज बाय एसिड रेन इज ड्यू टू, बताएं क्या है इसका आंसर, कोरोसिव के रीजन था इसमें, कोरोसिव नेचर ऑफ एसिड रेन, कोरोसिव नेचर था जो नुकसान कर देता, प्रोटेक्ट नहीं करता था, बैलेंस नहीं करता था, व्हाइट विद स्टैंडिंग नहीं होती थी, सिर्फ कोरोसिव होता था, क्या होता था, कोरोसिव, इससे जो है नुकसान होता है एसिड रेन से। एसिड रेन रिएक्ट विद द मार्बल्स एंड लाइमस्टोन टू, एसिड रेन किसके उसका रिएक्ट करके क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं, ठीक है। द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑलवेज स्टार्ट विद द फॉलोइंग एट द बेस, इकोलॉजिकल पिरामिड किससे स्टार्ट होता है हमेशा, इकोलॉजिकल वही जो ऊपर दिखाया था ना आपको मैं, पिरामिड, ऊपर एक क्वेश्चन आया था ना, इकोलॉजिकल पिरामिड, तो किससे स्टार्ट हो रहा है, देखो नीचे, ग्रास, ग्रास क्या होते हैं, घास वगैरह या पेड़ पौधे वगैरह, इनको क्या बोलते हैं हम, बताएं। द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑलवेज स्टार्ट विद, आपका ऑप्शन आएगा बी, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर, घास को ही हम जो होते हैं पेड़ पौधे, ये प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर नहीं होते, प्रोड्यूसर होते हैं, खुद अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन था आपका, इकोलॉजिकल पिरामिड्स होता है जो सबसे नीचे इसके क्या होते हैं, सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स होते हैं, राइट। विच आर द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या आपको क्या लगता है, कोल, फॉरेस्ट, वाटर, वाइल्ड लाइफ, नॉन रिन्यूएबल कौन सा लगता है इसमें आपको, यहाँ पे कोल है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है या वाटर है, तो इसमें से कौन सा लग रहा है आपको कि ए, ऑप्शन ए है ये आपके सामने, ठीक है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है, अब आप बताएं, ऑप्शन ए लग रहा है आप सबको, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर हम कहेंगे जो कोल है, कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, रिन्यू नहीं कर सकते इसको। चलिए, चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू कंजर्व, चिपको मूवमेंट किसको कंजर्व, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टार्ट हुआ था, फॉरेस्ट को, ग्रासलैंड को, डेजर्ट को या सॉइल को, तो ऑप्शन फॉरेस्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज कॉमन टू द टेक्निक, इसका हम आंसर बताएंगे, तो इन सब इनवर्ट, ये पढ़ा था इन सिटू एक्स सिटू,
इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन से है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रिपो प्रिजर्वेशन एंड टिश्यूज कल्चर, सारा जो है आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड है उसके, ठीक है। एक्सिट होता है यहाँ पे जहाँ उसको ओरिजिनल प्लेस से दूसरी जगह पे लोकेशन पे ले जाके उसको प्रिजर्व करते हैं। जैसे टाइगर को अगर वाइल्ड लाइफ में ही प्रोटेक्ट करेंगे तो वो इन सिटू हो जाएगा, लेकिन टाइगर को कहीं किसी जू में या किसी कहीं और वैसे नेशनल पार्क वगैरह तो आते हैं आपके इन सिटू में आते हैं, बड़े बड़े जो नेशनल पार्क हैं। बट जो छोटे नेशनल पार्क हैं यहाँ पे उनको एलिफेंट वगैरह को अपने उसमें लेके आएंगे तो वो फिर एक्स सिटू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21, द टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग द ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स फाउंड इन अ सर्टेन हैबिटेट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए स्पीसीज डाइवर्सिटी बोला जाता है इनको, ठीक है। जल्दी से हम कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 50, बायोस्फीयर रिजर्व हैज फॉलोइंग ओजोन एक्सेप्ट, बायोस्फीयर क्या है आपका, बायोस्फीयर रिजर्व हैज द फॉलोइंग जोन, तो क्या आंसर होगा इसका, स्फेरिकल जोन होगा, एक्सेप्ट यानी इसके अलावा बाकी तीनों जोन होते हैं उसमें बायोस्फीयर में। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द नेचर ऑफ हैबिटेट इज कॉल्ड, वही क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया कि एक्सेटू और इंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी जब आउटसाइड द नेचुरल तो उसको हम क्या बोलते थे, ए एक्सेटू बोलते थे, यानी कि नेचुरल जहां पे है वहां से कहीं दूसरी जगह पे ले जाके प्रोटेक्ट करना उनको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, इनमें से कौन सा जो है सॉइल इरोजन का कॉज है ये बताना है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा चरवाही करना, जानवरों से ज्यादा चराई करवाना, ओवर कल्टीवेशन ज्यादा कल्टीवेशन करना, या डिफोरेस्टेशन। तो यहाँ पे लगता है कि ऑल ऑफ द, सारे ही ऑप्शन इसमें आएंगे, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, राइट, ठीक है। ऑल ऑफ दी इसका आंसर हो जाएगा। रेड डेटा बुक कंटेन डेटा ऑफ, तो यहाँ डायरेक्ट इसका आंसर याद कर लीजिए, थ्रेटन स्पीसीज के लिए हम यूज करते हैं रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक किन के लिए यूज होता है, थ्रेटन स्पीसीज, जैसे टाइगर हो गया, और भी स्पीसीज है, मतलब में टाइगर हो गया, ब्लैक काला हिरन हो गया, और भी काफी सारे स्पीसीज हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है, तो उनके लिए उनके डेटा सारा रिकॉर्ड होता है रेड बुक, रेड आपका जो है इसमें रेड डेटा बुक में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द मैक्सिमम डाइवर्सिटी, तो आपको क्या लगता है कि इनमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ होती होगी, कोरल रीफ में सबसे ज्यादा जो है डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोरल रीफ। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सिटू कंजर्वेशन, अभी वो एक्स सिटू पढ़ा था, इन सिटू पढ़ा, अब पढ़ेंगे। जू इन सिटू है नहीं, नेशनल पार्क तो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, सिर्फ जू नहीं है। जू क्या होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है, यानी कि आप जंगल से किसी जानवर को अपने लेके आ रहे हो। इन सिटू और एक्स सिटू में देखो जानवरों का भी प्रिजर्वेशन होता है और पेड़ पौधों का भी होता है, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, फ्लोरा फोना, उन सबको हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर जू के अंदर ला रहे हैं तो वो हमारा एक्स सिटू प्रिजर्वेशन होता है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन था कि इन सिटू प्रिजर्वेशन, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसमें लिखा है इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। इन सिटू कंजर्वेशन में जू नहीं आएगा, बाकी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व ये सब काउंट होते हैं। हॉट स्पॉट आर द रीजन ऑफ हाई, बताएं इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी एंडीजम, एंडीजम मतलब जहाँ पे खूब सारे स्पीसीज पाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर में और बहुत रेयर होते हैं, ठीक है वो। पॉइजनस गैस हैज गिवन आउट ऑफ द व्हीकल्स एग्जॉस्ट इन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं पॉइजनस गैस, जो हमारी पॉल्यूशन व्हीकल के थ्रू होती है। येलोइंग द ताजमहल, ताजमहल की जो पत्थर, अगर आपने ताजमहल को नोटिस किया होगा पहले से, अब में थोड़ा सा जो मार्बल है ना उसका जो पत्थर है वो थोड़ा सा जो येलो होते जा रहा है, तो उसका ऑप्शन तो आंसर एसिड रेन हो जाएगा इसका, तो नो डाउट इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिड रेन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पॉल्यूटेंट दैट आर इजिली मैग्नीजेबल, ऐसे पॉल्यूटेंट जो इजिली मैग्नीजेबल हैं, मैनेजेबल सॉरी मैनेजेबल, जिसको इजिली मैनेज कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, नेचर आर कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल मैनेज बोलते हैं, ठीक है। ये तो इजिली हमें पता लग गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीओडी स्टैंड फॉर, बीओडी क्या मतलब होता है इसका, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं इसको, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, ये हमने कवर भी किया है प्रीवियस क्वेश्चन में। व्हाट इज क्रिप्टो काइटो प्रोटोकॉल, काइटो प्रोटोकॉल के बारे में हमने पूरी क्लास में पूरा एक अच्छा सा लेक्चर चला था, आप एक बार हमारे प्रीवियस लेक्चर्स भी जो इन्वायरमेंट स्टडीज के हैं वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप अगर हमारे ग्रैब अप स्किल्स पे अगर यूट्यूब चैनल पर हैं तो इस पे हमने इसके बारे में पूरे एक वीडियो डाल रखी है, वो प्लीज चेक कर लीजिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो इनमें से आपका कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस में इफेक्ट होता है, तो आपको याद है ग्रीन हाउस इफेक्ट में तीनों आते हैं, इस ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और आपका मीथेन, तो ऑप्शन डी।
ओजोन डे इज ऑब्जर्व ऑन, ओजोन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 16 सितंबर को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। अ प्रोडक्शन इज अ ग्रुप ऑफ, प्रोडक्शन क्या होता है? अ प्रोडक्शन इज इंडिविजुअल इन अ फैमिली, इंडिविजुअल इन स्पीसीज को बोलते हैं हम, इंडिविजुअल इन स्पीसीज को बोलते हैं प्रोडक्शंस, ठीक है। पॉपुलेशन, सॉरी पॉपुलेशन यहाँ पे आंसर है। अ पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन स्पीसीज को कहा जाता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे तो सारे ही लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बैलेंसिंग। याद है सस्टेनेबल की डेफिनेशन हमने कहीं काफी बार रीड करी थी कि प्रेजेंट नीड को डेवलप भी करना है, प्रेजेंट को, और फ्यूचर में भी जो जनरेशन है उसको भी ध्यान में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड एमसीक्यू आने के चांसेस हैं। एनर्जी फ्लो इज इन इकोसिस्टम इज, बताएं क्या होता है? बाय डायरेक्शनल होता है या यूनिडायरेक्शनल होता है? तो एनर्जी फ्लो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। किसमें? बाय डायरेक्शनल तो होता है कि एक ने दिया दूसरे ने लिया, ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे वन साइड होता है, तो उसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, ठीक है। द अपराइट पिरामिड ऑफ अ नंबर इज एब्सेंट, अपराइट पिरामिड याद है, क्लास में डिस्कस हुआ था। अपराइट पिरामिड नंबर इज अपसाइड और इन्वर्टेड, याद है, इन्वर्टेड और अपसाइड पिरामिड, इसको देख लीजिए एक बार। अपराइट, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट में नहीं होता है, ठीक है। बाकी आपका लेक में, पॉन्ड में, ग्रासलैंड में, इन तीनों जगह पर अपराइट पिरामिड पाए जाते हैं, बाकी फॉरेस्ट में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोसिस्टम इज सक्सेशन इज, तो इसका ऑप्शन क्लाइमेक्स होगा। जो अगर आप पढ़ेंगे तीनों स्टेज के बारे में तो आपका इसका आंसर क्लाइमेक्स आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जॉस्टिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो सोलर जो है यहाँ पर इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी होती है, बाकी वाटर, विंड और फॉसिल जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, ठीक है। सोलर एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं होती है, वो चलती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है। बाकी वाटर, विंड और फॉसिल फ्यूल एक बार चली गई तो फिर वापस नहीं आएगी। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ, तो अगर आप लार्ज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एयर अगर आप करोगे तो फॉसिल फ्यूल रिलीज इन लार्ज अमाउंट, तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एयर निकलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विच इज लिस्ट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, विच इज अ लिस्ट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसमें आएगा, आप देखेंगे पेट्रोल, ये ऑप्शन इसमें डी है, हाइड्रो पावर सोलर एनर्जी को हम कहते हैं, ठीक है। 44, इकोलॉजिकल सक्सेशन द इंटरमीडिएट डेवलपमेंट फेज इज नोन एज, सी बोलते हैं इसको हम, एक बार याद कर लीजिए इसको, क्वेश्चन को, आंसर को। द ऑर्डर ऑफ बेसिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन सक्सेशन इज, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, एक बार जरूर उसको रीड कर लीजिएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, न्यूट्रिशन, इन्वेजन, कंप्लीशन एंड कोलेशन, रिएक्शंस और स्टेबलाइजेशन, लास्ट में जाके स्टेबलाइज होते हैं, पूरी तरह स्टेबल हो जाना, ठीक है। द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ अ सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोज, द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोज, तो ऑर्गेनिक वेस्ट विल डिकम्पोज का मतलब क्या होगा? बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1970 में आया था। वैसे तो इसके आगे अगर एक्ट के आगे लिखते भी हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970, इन 1970 में जो है ये आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग convention aim to bring conservation, biological diversity and sustainable use of its component and fair and equitable sharing, तो इसका आंसर फर्स्ट ही है, ठीक है, कन्वेंशंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी जिसको हम बोलते हैं, करेक्ट, ठीक है। 49 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्टार्टेड इन 1973 टू सेव द एवरग्रीन टिपिकल फॉरेस्ट इन द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, तो ये कौन सा मूवमेंट हुआ था इसके बारे में आपको बताना है। इसमें साइलेंट वैली मूवमेंट याद होगा आपको, साइलेंट वैली मूवमेंट केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो एक बार इसको भी देख लीजिए। चिपको मूवमेंट डिफरेंट है यहाँ से। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, जो आपका ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन हुआ था इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन, कब आया था? 1993 में आया था ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट। चलिए अभी हमने 50 क्वेश्चंस किए, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ आपके एग्जाम में भी 50 एमसीक्यूज आएंगे। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि मैं और भी ऐसे 50 एमसीक्यूज के सेट में 3-4 वीडियोस और अपलोड करूं, इसके लिए मुझे कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं आपके लिए और ऐसे ही 50 एमसीक्यूज के सेट लेके आऊंगा, ठीक है। तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, आप इनको एक बार ओवरव्यू करके जाइएगा। थैंक यू।